अच्छा, फिज़िक्स का ये चैप्टर 2 है, मोशन इन वन डायमेंशन। इसके अंदर सबसे पहले हम ये तीन फार्मूलाज हैं जो यूज़ करेंगे। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, टू ए एस इज़ इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ये सारी टर्म्स क्या हैं वो ये लिखा हुआ है, इधर से देख के इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इन्हीं तीन फार्मूलाज की मदद से हम सारा कुछ आगे सॉल्व भी करेंगे, इसके क्वेश्चन जो हैं। इसके बाद हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके दरमियान कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इस केस के अंदर डिस्टेंस हमारा होगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, लेकिन अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वो उनके दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रेड कलर से डिनोट किया है ये वाला होगा, इसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को फॉर्मूला में लिखना हो तो लिखते हैं डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस इज़ इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डेल्टा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क ये होता है कि स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी गिवन हो और साथ में उसकी डायरेक्शन भी गिवन हो। स्केलर क्वांटिटी जैसे स्पीड है, उसके अंदर कोई मैग्नीट्यूड यानी कोई वैल्यू गिवन होगी, उसकी उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी कि इतनी स्पीड है, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन गिवन नहीं होती, वो इसलिए उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एवरेज स्पीड के अंदर अगर हमने एवरेज निकालनी है तो एवरेज के अंदर हमारे पास टाइम का फैक्टर भी गिवन होता है, लेकिन हम टाइम इनिशियल माइनस फाइनल करके डेल्टा टाइम लेते हैं, चेंज इन टाइम लेते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम इज़ इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है किसी भी दो पॉइंट, जैसे ऊपर हमने ए और बी पॉइंट्स को डिस्कस किया था, कोई भी आपके पास ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, आगे सी है, डी है, ए और डी के दरमियान भी एवरेज हो सकती है आपकी वेलोसिटी, बी और डी के दरमियान भी हो सकती है, ए और सी के दरमियान भी हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आपने किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान निकालनी होती है। वो पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग फाइनल इनिशियल भी हो सकते हैं आपके पास। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वेलोसिटी एट वन पॉइंट। आपके पास फॉर एग्जांपल ये ग्राफ हम बना लेते हैं ऐसे। अगर मैंने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो वो होती है किसी भी एक पॉइंट पे। उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर इस पॉइंट पे मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो इसके ऊपर मैं इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लूँगा। टेंजेंट हम उसे ही कहते हैं जो किसी भी ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा हो। अब हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट के कोई भी दो पॉइंट्स लें, उसका आप स्लोप निकालेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि जो चेंज इन टाइम है आपके पास वो ज़ीरो को अप्रोच करे, यानी कि वो मिनिमम हो, बहुत थोड़ा हो। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ओवर टाइम, और टाइम हमने इस पर डेल्टा टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें चेंज इन टाइम जो है वो बहुत थोड़ा होता है, अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन की डेफिनेशन होती है अ पार्टिकल्स लोकेशन विद रेफरेंस टू अ ओरिजिन। अब यहाँ पे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है कोई भी पॉइंट, हम ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट एक्स से वाई से कितना दूर है और ये पॉइंट एक्स से कितना दूर है। लेकिन अगर कोई पॉइंट हमारे पास विदाउट एक्स और वाई एक्सेस या किसी मैट्रिक्स के अलावा हमारे पास गिवन है तो हम कैसे बताएंगे कि ये किस चीज़ से कितना दूर है, ये इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। तो लोकेशन का कॉन्सेप्ट होता ही वहाँ पे है जहाँ पे आप उसको किसी रेफरेंस पॉइंट से ट्रैक कर सकें कि ये इस चीज़ से इतना दूर है, ये इस चीज़ से इतना ऊपर है। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है कि ये वाई से इसकी लेंथ इतनी है या एक्स से इसकी हाइट इतनी है, यहाँ पे उसके कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी बन जाएंगे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। इस चीज़ का नाम पोजीशन है। अगर कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है तो आप उसके एक्स और वाई किस हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये जो एन और रीजन वाली बात है ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास ये आता है कि इसके इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिस्टेंस का भी लिखा होगा, हाइट भी लिखी होगी। उसके अंदर हमारे पास हाइट भी होगी, उसके अंदर हमारे पास लोकेशन भी होगी, उसके अंदर हमारे पास पोजीशन भी होगी।
इन टर्म्स ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर ये चारों चीज़ें हमारे पास एक ही हैं, ये डिफरेंट नहीं है, ये मैटर नहीं करता। आपसे वो कहेगा हाइट फाइंड करें। हाइट आपने कब फाइंड करनी होती है? फ्री फॉल के केस में। डिस्टेंस कब फाइंड करना होता है? ए और बी के दरमियान आपको कहेगा कि कोई कार थी या कोई चीज़ थी, ए से स्टार्ट हुई है और बी तक गई है, तो इसका डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करें। हाइट आपको फ्री फॉल के केस में जब कोई चीज़ नीचे ड्रॉप कर रही होती है या ऊपर लॉन्च की जाती है उस केस में आती है। लोकेशन और पोजीशन समवट सिमिलर हैं, ये यूज़ करते हैं हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर फाइंड करने के लिए। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने किया था सबसे पहले। हमारे पास एक डाटा गिवन है एक कार का जो ज़ीरो टाइम पे 30 मीटर्स पर सेकंड थी इस वाले स्केल के अकॉर्डिंगली। अब उसने जब टाइम स्टार्ट किया तो वो कार ऑलरेडी 30 पे थी। हर 10 सेकंड्स के बाद उसने कार का डिस्टेंस यहाँ पे हमें एक्स मीटर्स के अंदर लिखा हुआ है, गिवन है हमारे पास। अगर यहाँ से वो कार स्टार्ट हुई है और 10 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन ये है, तो 10 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन अगर इसी चीज़ को देखें कि ए हमारे पास इनिशियल है, एफ फाइनल है, तो ए और एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, बेशक आपकी कार पहले इधर गई है फिर वापस आई है, तो ये सारा डिस्टेंस मैटर नहीं करता। जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हमने ए और एफ के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है। इसी तरह हमारे पास इसका यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ भी गिवन है हमारे पास। उसने डाटा के साथ यह क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इन फिगर 2.1 ए बिटवीन पोजीशंस ए एंड एफ। सबसे पहले हमारे पास पार्ट है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट हमने अभी जिक्र किया क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमने ये वाला डिस्टेंस इसमें देखना है। ए पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 30। और एफ पार्ट जो फाइनल है उसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस कितना है, -53। इन दोनों को हम माइनस करेंगे। ये हमारे पास इनिशियल है, ये हमारे पास फाइनल है। फाइनल माइनस इनिशियल, हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का यही तरीका है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस कर दें। अगला पार्ट उसने हमें कहा है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया था कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टोटल टाइम उसको लगा है 50 सेकेंड्स। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड की है -83। तो -83 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू -1.7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज स्पीड तीसरा हमारे पास है। एवरेज स्पीड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि हमारे पास ये नेगेटिव में भी है, लेकिन डिस्टेंस के केस के अंदर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और इनको हम पॉजिटिव कर लेंगे। इनको जब हम सबको ऐड करेंगे, लास्ट वाली दो वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे वैल्यू आती है 127। 127 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 50 है। हमने टाइम वाले फैक्टर को ऐड नहीं करना क्योंकि ये टाइम इंटरवल है। डिस्टेंस उसका चेंज हो रहा है, टाइम उसका सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए हम टोटल टाइम और फाइनल टाइम और टोटल डिस्टेंस को यहाँ पे लेंगे। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम निकालेंगे तो 2.5 मीटर आएगा। ना ये वैल्यू नेगेटिव है ना टाइम नेगेटिव है, तो हमारे पास ये भी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे इस केस में ये हमारे पास नेगेटिव था, नीचे वाले केस में एवरेज स्पीड के केस में ये नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 2.8 है। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि अ कार ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि डाटा गिवन है, डाटा साथ साथ आप उसको नोट करी जाएँ। एक्सेलरेशन ऑफ कार हमारे पास उसने कहा है कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट स्पीड भी गिवन है 45 मीटर पर सेकंड की, हमने वो भी यहाँ लिख लिया।
उसके बाद उसने कहा है कि ये कार पीछे से चलती आ रही थी, जब ये ए पोजीशन पे पहुंची है, इस पोजीशन पे ए से बी तक जाने में इसको लगा है टोटल 1 सेकंड, -1 सेकंड से 0 सेकंड, ये एक का डिफरेंस है। तो उसने हमें कहा है कि ये पीछे से कार चलती हुई आ रही थी, जब ये ए पे पहुंची है तो इस कार और इस मोटरसाइकिल ने ये देखा कि ये कार है यहाँ से पास कर रही है। जब ये कार ए से बी तक चलेगी, इसका मतलब है कि जब इस कार ने 1 सेकंड, ए से बी 1 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से पता करेंगे हम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 45 है और टाइम है 1 सेकंड, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 45। इसका मतलब कार ने ए पॉइंट से बी पॉइंट में 45 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। अब जब कार बी पोजीशन पे थी तब बाइक ने इसका पीछा करना शुरू किया। क्यों शुरू किया? अच्छा, हमारे पास बीच में बाइक का डाटा भी गिवन है कि बाइक हमारे पास कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट कर रही है। हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बाइक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख ली। अगली चीज़ हमें पता है कि बाइक रुकी हुई थी यहाँ पे, इनिशली गाड़ी पीछे से चलती हुई आ रही थी, बाइक यहाँ रेस्ट पे थी। रेस्ट का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ पे हमने ये भी डिनोट कर लिया। अब उसने पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक द ट्रूपर टू ओवरटेक द कार। पहली बात ये है कि हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम, कितनी देर लगी उसको, तो हमने टाइम फाइंड करना है। लेकिन ओवरटेक का मतलब होता है कि कार का और बाइक का डिस्टेंस सेम हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। अब हमें पता है कि डिस्टेंस दोनों का सेम होगा, तो हम इसलिए एंड पे इसका और इसका डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हम टी वाला फैक्टर जो है इसमें फाइंड करेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास डाटा भी सारा गिवन है। इस डाटा को यूज़ करते हुए हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। पहले ये हमारे पास इक्वेशन है एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमारे पास कार के लिए इनिशियल जो स्पीड है ये देखें ज़ीरो है, तो ये वाला जो पूरा फैक्टर है कार के लिए ज़ीरो हो जाएगा। ये येलो वाला कार के लिए डिनोटेड है, ब्लू वाला बाइक के लिए डिनोटेड है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास होगा ये वाला फैक्टर कार के लिए ज़ीरो हो जाएगा, यू टी ज़ीरो हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे वो लिखा ही नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया। अच्छा, कार के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है। एक्सेलरेशन जब ज़ीरो होगी तो ये वाला पूरा फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए हमारे पास u गिवन है, इनिशियल स्पीड है 45, हमने 45t लिखा, ये वाला सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया। लेकिन इसके अंदर हमने +45 किया। वो क्यों किया? कार यहाँ पहुँच गई थी तब बाइक ने चलना स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन तो सेम होती है दोनों की। आप कोई रेस करते हैं, ये तो नहीं होता कि एक बंदा बी से भागना शुरू कर रहा है, एक बंदा ए से भागना शुरू कर रहा है। इसीलिए स्टार्टिंग लाइन सेम होती है, लेकिन इसने चलना शुरू तब किया जब ये यहाँ कार पहुँच गई थी। इसीलिए हम इसके दरमियान का डिस्टेंस है कार ने ट्रेवल किया है, तो कार की इक्वेशन में हम वो ऐड कर देते हैं जो हमने पहले फाइंड किया था कि वो ए से बी 45 मीटर्स के डिफरेंस पे है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन में 45 ऐड कर दिया है। इसके बाद हमारे पास बाइक की इक्वेशन है। बाइक के लिए हमारे पास इनिशियल स्पीड ज़ीरो है, उसके अंदर हमारे पास ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, पीछे हमारे पास ये बचेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3t²। एक्सेलरेशन हमारे पास t गिवन है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हमें पता है कि ये ओवरटेक तब होता है जब डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस सेम है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एस वाला फैक्टर डिस्टेंस है, ये भी और ये भी। इसको लिखने के लिए हम दोनों एस को इक्वेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया। इक्वेट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास इस तरह की शक्ल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक आंसर पॉजिटिव आ रहा है, एक आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। टाइम हमने फाइंड करना है, टाइम इज़ नेवर नेगेटिव, इसीलिए हमारा एक आंसर ठीक होगा जो ये वाला है 31 सेकेंड्स वाला।
इसके बाद हमारे पास इसमें लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो फ्री फॉल का है। तो इसमें हमारे पास एक बंदे ने एक बिल्डिंग की हाइट के ऊपर से यहाँ पे स्टोन फेंका है और वो मैक्सिमम हाइट पे गया है। सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ज़ीरो क्यों होती है? एक चीज़ आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट की है, ऊपर की तरफ थ्रो की है, वो किसी स्पीड से ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल उस स्पीड को लो भी करी जा रहा है, वो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जा रही है। एक टाइम आएगा कि उसकी स्पीड इस पोजीशन पे जाके बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसीलिए मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है। इसको हम ज़ीरो से ही डिनोट करते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डेटा गिवन है। उसने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम टी इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड से उसने स्टार्ट किया है फ्रॉम द थ्रोअर्स हैंड एट पोजीशन ए, डिटरमिन द टाइम एट विच द स्टोन रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। हमारे पास ए है। अच्छा, फ्री फॉल के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, स्ट्रेंथ होती है, वही आपकी एक्सेलरेशन होती है। इन एवरी केस हमने इसको -9.8 मीटर पर सेकेंड यूज़ करना है। अजम्पशन इसमें हम ये करते हैं फ्री फॉल में कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही। अच्छा, ए पार्ट में हमने फाइंड करना है टाइम विच स्टोन रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। हमने वो टाइम फाइंड करना है जिसमें स्टोन ये ए पोजीशन से लेके यहाँ बी पोजीशन तक पहुँचा। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है? पहले डाटा लिखा हमने, यूज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया है स्टोन को। और फाइनल हमें पता है वो ज़ीरो होती है। क्यों? वो अपवर्ड जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, तो इसलिए हमने उसको ज़ीरो लिख दिया है। फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा था v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमें पता है कि ज़ीरो होगी फाइनल ऊपर जाके। यू हमने 20 इनपुट की है, एक्सेलरेशन -9.8 है, और टी हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड करना था टाइम विच इट टेक्स टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। इसको जब आप टी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.04 सेकेंड्स। ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ए पार्ट ख़त्म हो गया। बी पार्ट में उसने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन। पहले हमने सिर्फ इसका टाइम फाइंड किया था कि यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। अब हम फाइंड करेंगे कि यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी है। इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इस फार्मूला के अंदर हमारे पास एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, हाइट है, पोजीशन है, लोकेशन है, एक ही चीज़ है। एस इज़ इक्वल टू यू हमारे पास 20 है। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया। टी हमने अभी फाइंड किया है 2.04 सेकेंड्स, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -9.8। टी हमने दोबारा से वही ये यूज़ किया है 2.04, लेकिन उसका स्क्वायर लिया है। 20.4 मीटर आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा हाइट का, मैक्सिमम हाइट का। सी पार्ट है डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ स्टोन व्हेन इट रिटर्न्स टू द हाइट फ्रॉम विच इट वाज थ्रोन। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। उसने हमें ये कहा है कि ये ए पोजीशन है, यहाँ से उसने स्टोन अप फेंका है। वो कह रहा है कि जब स्टोन वापस नीचे आ रहा है और ए पोजीशन के बराबर वाली पोजीशन यानी कि सी पोजीशन पे पहुँच गया, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने इनिशियल 20 ली और फाइनल वेलोसिटी बी पोजीशन पे हमने ली इसकी ज़ीरो। ये था ए से बी तक का मोशन। अब हम ले रहे हैं बी से सी तक का मोशन। तो हमें पता है कि बी पे तो वेलोसिटी ज़ीरो है, तो हम लिख लेंगे कि बी पे जो इनिशियल है वो ज़ीरो है, बी की हमने फाइनल फाइंड करनी है। u इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वी हमने इसमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम दोबारा वही फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हमने फाइंड करना है, u हमें पता है ज़ीरो है क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे था, एक्सेलरेशन हमारे पास वही है। अच्छा, टाइम हमने इसमें भी 2.04 ही यूज़ किया है। इसकी वजह ये है कि जितना टाइम उसको ए से बी तक जाने में लगा उतना ही टाइम उसको बी से ए तक आने में भी लगेगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो अगर टाइम भी सेम लगेगा, इसीलिए हमने 2.04 ही यूज़ किया क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों का। इस तरह हमें -20 का आंसर मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी एट पोजीशन सी। तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथे पार्ट में उसने पूछा है फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ स्टोन एट टाइम टी इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड्स। पहले हमने देखा कि ए से बी तक जाने में उसके लग रहे हैं 2.04 सेकेंड।
फिर हमने ये भी देखा है कि बी से सी यानी कि ए के बराबर जो पोजीशन है उसको दोबारा 2.04 सेकंड्स लगेंगे। टोटल टाइम 5 सेकंड्स है। 2.04 प्लस 2.04 आपके पास इसकी वैल्यू आती है 4.08। पीछे आपके पास 5 में से माइनस करके रह गया 0.92 सेकेंड्स। इसका मतलब अच्छा ये डी सेकंड पे उसने कहा कि 5 सेकंड आपके पूरे हो जाते हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक का डाटा फाइंड कर लिया है। अब हमने यहाँ इसके दरमियान सी पोजीशन और डी पोजीशन के दरमियान का डाटा फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने टाइम फाइंड कर लिया कि सी और डी के दरमियान है 0.92 सेकेंड्स। पहले हम यहाँ पे वही फार्मूला v इज़ इक्वल टू यू टी लगा के हम फाइंड कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी एट पोजीशन डी। हमें पता था, हमने ऊपर सी पार्ट के अंदर एट पोजीशन सी वेलोसिटी निकाली है -20। उसको हम इनिशियल बना लेंगे, यहाँ पे u में पुट कर देंगे और फाइनल हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। टाइम हमें पता है कि हमने 0.92 निकाल लिया, माइनस करके एक्सेलरेशन -9.8 ही रहेगी। एट पोजीशन डी हमारे पास जो स्पीड आ गई वो आ गई v इज़ इक्वल टू -29 मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद हमने s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों? हमने फाइंड करनी है पोजीशन यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। इस डिस्टेंस में हमें ये वाला जो फैक्टर है 29 वाला, ये ज़रूरी है। हमने इसको इनपुट करके, अच्छा वैसे ये ना भी निकालें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें कैसे करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी आपने इसमें यूज़ करनी है -20 सी पार्ट वाली। यहाँ पे जो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली थी सी पार्ट में, ये वाली, इसको आप इनिशियल बना लें और यहाँ पे जो आपने निकालनी है इसको आप फाइनल बना लें। लेकिन s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर में फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, तो उसको आप इस पार्ट के बगैर भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा, u हमने -20 यूज़ किया, टाइम 0.92 सेकेंड्स है, हमने माइनस करके निकाला है, हाफ कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, एक्सेलरेशन -9.8 आ जाएगी, टाइम है 0.92 का स्केयर। इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.5 मीटर की पोजीशन पे था आफ्टर टाइम t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो ये इस तरह सारा कुछ सॉल्व होगा। ये चैप्टर आई होप सो क्लियर हो गया है अब, एंड दैट्स इट।